हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास फिर से एक बार आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 को टारगेट कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने दशांश धार्मिक कर वसूलना आरंभ किया था। तो दशांश धार्मिक कर यानी कि 1/10 कर वसूलना शुरू किया था, वो किया था गुरु अर्जुन देव ने शुरू किया था। ये सिखों के पांचवें गुरु थे, ये आपको याद रखना है। और इनका जो शासनकाल है 1581 से 1606 के मध्य था। इस समय भारत में अकबर तथा इसके जस्ट बाद जहांगीर का समय था चल रहा। तो इनका शासनकाल 1581 से 1606 के मध्य हो जाएगा। अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो, तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। एक क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर का एकमात्र पुत्र जिसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो खुसरो था। तो खुसरो की सहायता करी थी अर्जुन देव ने बहरावल के युद्ध में, जिस कारण जहांगीर द्वारा 1606 में अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। यही अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचयिता है। और बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर की आत्मकथा पूछी जाती है, तो इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी तथा जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। ये भी आपको याद रखना है। तो दशांश धार्मिक कर वसूला था गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल करते हैं। बात करें 1857 की क्रांति की, तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग का शासन था इसमें भारत पे। और इसी क्रांति के समय पर इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था पार्म स्टेन। ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक है, एक बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो इसके लेखक हैं आपके टी आर होम्स, इसके लेखक है। यही टी आर होम्स ने 1857 की क्रांति पर एक स्टेटमेंट दिया था कि यह जो युद्ध है यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य एक युद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसने कहा था बर्बरता और सभ्यता के मध्य एक युद्ध, तो इसे टी आर होम्स द्वारा कहा गया था। और इन्हीं की एक बुक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनकी जयंती 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म होता है, इसलिए इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इन्होंने 1928, 32 और 36 के ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया था। ये आपको याद रखना है कि 28, 32 और 36 में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था हॉकी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कल्याणी अम्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है तथा एक और केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली। तो ये दो शास्त्रीय नृत्य हो गए केरल के। तो कल्याणी अम्मा आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। यही केरल में ओणम ओणम त्योहार मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। तथा एक और इम्पोर्टेंट कलपथी रथ महोत्सव, तो ये भी आपका केरल में मनाया जाता है। तो कल्याणी अम्मा, मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल से संबंधित है। और ओणम उत्सव और कथक कलपथी रथ महोत्सव ये दोनों भी आपके केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था। तो ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण आपका 1960 के रोम ओलंपिक से हुआ था। ये 1960 का रोम ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इस मिल्खा सिंह से संबंधित है कुछ फैक्ट। तो मिल्खा सिंह एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट थे। ये आपको याद रखना है। जो ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। तो ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, ये भी याद रखना है आपको। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में 400 मीटर 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था मिल्खा सिंह ने। एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनका निधन हुआ था 18 जून 2021 को। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाता है। इनका निधन 18 जून 2021 को हुआ था और इन्हीं को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी द्वारा कुल कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी द्वारा कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची, मैंने बताया था 8वीं अनुसूची आपके भाषाओं का जिक्र है जिसमें। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दी गई है। मूलभूत में आपकी 14 भाषाएं थी।
तो 22 भाषाओं के अलावा, 22 तो है ही है, इनके अलावा दो और भाषाएं हैं आपकी, एक है राजस्थानी और एक है आपका अंग्रेजी भाषा। तो इन दो भाषाओं में भी दिया जाता है। तो 22 और दो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। इसके प्रथम विजेता आपके माखनलाल चतुर्वेदी थे। 1955 में इन्हें दिया गया था। पूछा जाता है किस रचना के लिए, तो हिम तरंगिणी रचना के लिए दिया गया था और ये हिंदी श्रेणी में दिया गया था। जबकि बात करें अंग्रेजी श्रेणी में, पहले विजेता जो थे आपके वो थे आर के नारायण, फेमस राइटर आर के नारायण, जिन्हें 1960 में इनके उपन्यास द गाइड के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो हिंदी श्रेणी में पहला माखनलाल चतुर्वेदी 1955 और 1960 अंग्रेजी श्रेणी में पहला आर के नारायण को। अगला क्वेश्चन था कि जामवती कल्याणम रचना के लेखक। तो जामवती कल्याणम एक रचना है जिसके लेखक आपके कृष्ण देव रॉय है। तो यह एक संस्कृत भाषा में रचित एक रचना है। ये भाषा पूछी जाती है इसकी किस भाषा में रचित है, तो संस्कृत भाषा में रचित है। इनका शासनकाल, कृष्ण देव राय का शासनकाल 1509 से 29 के मध्य है। इस समय भारत में बाबर का शासन भी चल रहा था। तो ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से संबंधित थे। मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य 1336 हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य के ये तुलुव वंश से संबंधित थे। इन्हें ही आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्ण देव राय को ही आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता है। कृष्ण देव राय के दरबारियों को आपका अष्ट दिग्गज नाम दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन था कि पद्मावत नामक रचना जो है किसकी है, तो पद्मावत नामक रचना आपके मलिक मोहम्मद जायसी की है। 1540 में इन्होंने शेर शाह सूरी के समय पर ये रचना लिखी थी। और इसकी जो भाषा पूछ जाती है वो पूछ जाती है आपकी अवधी भाषा इसकी, और यह मसनवी शैली में लिखी गई एक रचना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 193 किलोमीटर है और 1869 में ये बन के तैयार हो गई थी। अगला क्वेश्चन था कि जुआरी क्या है, तो जुआरी आपका एक नदी का नाम है। यह गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तथा इसका उद्गम आपका पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बारशम से होता है, ये आपको याद रखना है। हेमद बारशम से इसका उद्गम होता है। इस नदी के मुहाने मुहाने पर आपका एक बंदरगाह स्थित है, मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है। तो पूछा जाता है कि मारमा गोवा बंदरगाह आपका किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो यह आपका जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन था कि किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था, तो ये आपका राजा राज चोल ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर को ही आपका दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है तथा 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ था। यूनेस्को में शामिल, अगर बात करें यूनेस्को में शामिल पहले भारतीय स्थलों की, तो पहले भारतीय स्थल आपका अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, इन चारों को आपका सबसे पहले यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दर्जा दिया गया था 1983 में। और वर्तमान में यूनेस्को में दो भारतीय स्थलों को जोड़ा गया था। 42वां स्थल जुड़ा था आपका कर्नाटक का होयसल मंदिर और 43वां स्थल जुड़ा था आपका पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, ये आपको याद रखना है। बात करें यूनेस्को के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल बनने हेतु आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बात करें अगर राज्यों के राज्यपाल का जो वर्णन किया गया है वो आपका अनुच्छेद 153 में किया गया है। और बात करें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, तो यह आपका अनुच्छेद 161 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका सी रंगराजन थे। तो रंगराजन समिति आपने सुनी होगी, तो रंगराजन समिति का गठन आपका 2012 में गरीबी निर्धारण के लिए किया जाता है। बात करें पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका केसी नियोगी थे 1951 में। और वर्तमान के 16वें के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया इसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इससे पूर्व एन के सिंह थे, ये इंपॉर्टेंट है। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का जो वर्णन किया गया है बताया था मैंने, अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो ये आपका 1972 में 9 सितंबर 1972 को ये पारित होता है। इस अधिनियम में आपके कुल 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। तो 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपको पता ही होगा, लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। 1913 में होती है इसकी स्थापना। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना होती है, यूएसए में इसकी स्थापना होती है, सैन फ्रांसिस्को में। इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपका सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे, तथा एक समाचार पत्र इसी नाम से प्रकाशित होता है, द गदर नाम से। तो ये तो पूछा जाता है कि द गदर पहले किस भाषा में आता था? तो ये पहले आपका उर्दू भाषा में आता था, बाद में यह आपका गुरुमुखी लिपि में आने लग गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो एक स्टेटमेंट पूछा गया था कि भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। तो ये स्टेटमेंट किसका है पूछा गया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 64 तक रहे थे। ये गांधी जी से सर्वप्रथम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ये पूछा भी जाता है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिले थे। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, 1916 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो आपका अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थी, तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, जो आपका नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल का विभाजन हो गया था। उस समय जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे 1907 के अधिवेशन में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका एकीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि दल बदल विरोधी कानून आपके किस अनुसूची में शामिल है? तो ये आपके 10वीं अनुसूची में शामिल है। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूलभूत संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी। बात करें अनुसूची 12 की, तो ये आपके नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज से संबंधित है। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो ये इसमें आपके नगर पालिका को कार्य करने हेतु 18 विषय सौंपे गए हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कार्य करने हेतु आपके 29 विषय सौंपे गए हैं। अनुसूची 12 आपकी 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी, जबकि अनुसूची 11 आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि 18 विषय इसमें दिए गए हैं और 29 विषय इसमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबिंद्रनाथ टैगोर। ये तस्वीर बनाते हैं 1905 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एफआरआई आपका कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। जो इस एफआरआई का डिज़ाइन किया था वो आपका सीजी ब्लूमफील्ड ने इसका डिज़ाइन किया था, और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहाँ नौकरी करी थी? तो इन्होंने आपके एफआरआई में भी नौकरी करी थी, ये आपको याद रखना है। रास बिहारी बोस के बारे में मैंने बताया था कि दिल्ली षड्यंत्र केस या लॉर्ड हार्डिंग बम कांड से संबंधित थे। ये इन्होंने ही दिल्ली षड्यंत्र केस का नेतृत्व किया था। जो दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था, इस समय आपका लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, और ये होता है आपका 23 सितंबर 1912 को। ये डेट आपको याद रखनी है कि दिल्ली षड्यंत्र केस या लॉर्ड हार्डिंग बम कांड आपका 23 सितंबर 1912 को हुआ था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया जाता है रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका महाधिवक्ता होता है, जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है, और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता आपके देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी के समान होते हैं, मतलब देश में भी एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, और इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता सिमिलर है, बस महाधिवक्ता आपके राज्यों से संबंधित है, जबकि महान्यायवादी आपके पूरे देश से संबंधित है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।